हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, 30, ठीक, 31, 32 और 33 रह गया था। आज के लेक्चर में हम ये सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि इस तरीके से एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक, और हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो हल्के से ऊट पटांग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली एकदम एक जैसे मैट्रिक्स न देकर अलग अलग मैट्रिक्स दिया है। जैसे अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, है ना, तो ये जो आपका पहला मैट्रिक्स है ना, इसमें देखिए एक रो है और तीन कॉलम है, एक दो तीन। तो मतलब कि ये आपका 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो गया, है ना। अच्छा, ये वाला तो आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3। और ये वाला आपका कितने ऑर्डर का है, इसमें देखो तीन रो है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, कॉलम आपका एक है। तो ये आपका हो गया 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का। तो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स दिया, ठीक। और इसमें मुझे निकालना क्या है, इसमें मुझे फाइंड करना है एक्स का मान। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा लगाते हैं, है ना। देख, सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो, यहाँ पे ये जो कॉलम है, ठीक, यहाँ पे इसके रो के बराबर है, मतलब ये जो तीन है ये भी तीन के बराबर, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई तो संभव है, ठीक है। अब जो यहाँ से मैट्रिक्स निकल कर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 1 क्रॉस 3। इसका जो ऑर्डर आएगा, मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ जो मैट्रिक्स निकल के आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 क्रॉस 3। तो मतलब कि एक रो होंगे तीन कॉलम होंगे, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में लगाता हूं, है ना। तो देखो, इस वाले रो का एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। तो पहली बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 1 × 1 आपका 1 हो गया, प्लस 2 × 2 आपका 4 हो गया, प्लस 1 × 1 आपका क्या हो गया 1, ठीक। अब इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1 × 2 आपका हो गया 2, यहाँ जीरो मल्टीप्लाई हो गया 0, और ये भी आपका क्या हो गया 0, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 × 0 मतलब कि 0, प्लस 2 × 1 मतलब कि 2, प्लस 1 × 2 मतलब कि 2, ठीक। और इनटू में आपका ये चल रहा है ना, 0 2 x बराबर किसके, 0 के, है ना। तो ये जोड़ के कितना हो गया, ये आपका हो गया 6, है ना, ये आपका हो गया 2, और ये आपका हो गया 4, ठीक है। और इनटू में कितना, 0 2 x, ठीक, बराबर किसके, 0 के। अब देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या निकला, इसका ऑर्डर निकला 1 क्रॉस 3, है ना, एक रो तीन कॉलम। तो 1 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। फिर से, ठीक है, ये वाला यहाँ पे कॉलम इस वाले रो के बराबर, मतलब मल्टीप्लाई संभव है। जो यहां से निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1, मतलब एक रो होगा एक कॉलम होगा, एक ही एलिमेंट होंगे। तो मतलब कि इसका मल्टीप्लाई अब इससे लगेगा। तो देखो यहाँ पे, तो 6 × 0 आपका 0, प्लस 2 × 2 आपका 4, प्लस 4 × x आपका कितना 4x, बराबर किसके, 0 के, है ना। तो जब इसको मैट्रिक्स से निकालेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे हम लोग, है ना, तो देखो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, ठीक, लिखेंगे। ये नल मैट्रिक्स है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, है ना। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग इसको। तो 4 + 4x बराबर किसके आ गया, 4 + 4x बराबर 0 के। तो 4x बराबर किसके आ गया, -4। तो x बराबर किसके आ गया, -1 के, ठीक। तो ये x की वैल्यू हो गई। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब किसकी, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 क्वेश्चन आपका पिछले एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं ना, तो 30 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 31 देख लेते हैं, है ना, 31 भी इसी टाइप का लगभग है, लगभग सेम ही क्वेश्चन है ना। 31 देख लेते हैं, ये आपका यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक, 31 कैसा है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में आपका दे रखा है कि x का मान इसमें भी निकालना है ना। और यहां पे दिया x -5 -1, ठीक है। और यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, 1 0 2 0 2 1, और यहाँ पे 2 0 3, और यहाँ पे आपका दिया है x 4 1 बराबर किसके, 0 के। तो मुझे x का मान कितना होगा ये निकालना है, ठीक। चलो देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे है। फिर से देखिए यहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, एक रो है तीन कॉलम है, मतलब कि 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, तीन रो और एक कॉलम, है ना।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो क्या कहते हैं कि कॉलम है, यहाँ पे इस रो के बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई संभव है। जो यहाँ से निकाल के आएगा कितने ऑर्डर का निकाल के आएगा, 1 क्रॉस 3 का, मतलब एक रो होंगे 3 कॉलम होंगे, ठीक। मल्टीप्लाई लगाता हूँ मैं इसका, तो x इंटू, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे लगेगा, तो x इंटू 1 मतलब कि x, है ना, ये आपका हो गया x, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 0, प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई होके कितना हो गया -2, ठीक है। अब दिस इंटू दिस, है ना, तो देखो यहाँ x से गुणा होकर 0 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -10, और ये भी कितना हो गया 0 हो गया, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूँ, है ना, ये थर्ड वाले से, तो x इंटू 2 मतलब कि 2x, यहाँ पे आपका -5, और यहाँ पे आपका कितना -3, ठीक है। और इंटू में आपका क्या चल रहा है, इंटू में आपका चल रहा है x41 बराबर किसके, 0 के, ठीक। ये बात क्लियर। अब इसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया, यहाँ से आ गया आपका x -2, यहाँ से आपका आ गया -10, यहाँ से आपका आ गया 2x -8, ठीक है, 2x -8, और इंटू में आपका चल रहा है x41, ठीक, बराबर किसके, 0 के। अब देखो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखो, एक रो है 3 कॉलम है ना, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम, मतलब कि इसका हो गया 1 क्रॉस 3, इसका क्या है, इसका है 3 क्रॉस 1। ये वाला कॉलम इस वाले रो के बराबर, मतलब मल्टीप्लाई संभव है ना। जो निकल के आएगा वो कितने ऑर्डर का निकल के आएगा, 1 क्रॉस 1 का, मतलब एक ही एलिमेंट इसमें होगा। तो x -2 इंटू एक्स, तो कितना हो गया x -2 प्लस -10 गुणे 4, तो कितना आ गया -40, ठीक है, प्लस 2x -8 इंटू 1 मतलब कि 2x -8 बराबर किसके, 0 के, है ना। ऐसे लिख लेते ताकि कंपेयर करने में सही रहे, है ना। ये आपका 0 है। चलो इसके बाद देखता हूं, है ना। तो यहां से ब्रैकेट खोलेंगे, तो x स्क्वायर -2x -40 प्लस 2x -8, ठीक है, बराबर किसके, 0 के। तो -2x प्लस 2x से कट गया, तो यहाँ कितना आ गया x स्क्वायर, ठीक है, -48 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, एक तुलना कर लेते हैं इसकी, तो x स्क्वायर -48 बराबर किसके, 0 के। तो x बराबर किसके आ गया, x स्क्वायर बराबर 48, मतलब x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में आपका 48। तो मतलब यहाँ से जो x की वैल्यू आई है ना, x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, 16 × 3 लिख सकता हूँ इसको, तो मतलब x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 4√3, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 31 हो गया, 32 है ना। 32 आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला देख लेते हैं। तो ये थोड़ा जो है ना, 32 नंबर जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके वर्ड प्रॉब्लम कहलाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम मतलब कि देखिए ये जो क्वेश्चन आपका दिया, ये वर्ड के फॉर्म में दिया है, मतलब बहुत सारी कहानी दी है, उस कहानी से हमें अपने काम की चीज निकालनी है, और फिर क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है, मतलब कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। विक्रय मतलब सेल करता है, बेचता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल दिए गए, उसको देख लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 32, एक निर्माता कंपनी 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। तो मतलब यहाँ पे आपके बाजार दिए गए हैं, है ना, ये आपका बाजार दिया है, और इधर आपका दिया उत्पादन। उत्पादन मतलब कि प्रोडक्शन, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आपका बाजार, ठीक। तो यहाँ पे आपका दिया है मार्केट नंबर 1, और यहाँ पे आपका दिया है मार्केट नंबर 2, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे XYZ, है ना, 3 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है, मतलब कि ये जो आपका दिया है, ठीक है, ये आपका X है, ये आपका Y है ना, और ये आपका Z है।
एक्स वाई जेड आपकी क्या होगी, एक्स वाई जेड आपकी क्या होगी, वस्तुएं होगी, है ना। 3 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी दी गई है कि कितने वस्तु उत्पादन किए गए। तो एक्स का जो उत्पादन हुआ वो हुआ 10,000, वाई का हुआ 2,000, ठीक है, और इसका हुआ 18,000। इतने का उसने बाजार एक में जाकर बेचा, ठीक, मार्केट वन में। इसका कितना, इसका है 6,000, ठीक है, इसका है 20,000 और इसका है आपका 8,000, है ना। ये हो गया। चलो इसके बाद ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पहला, यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेचता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, यहां पे दिया गया है 2.5 रुपीज, 1.5 रुपीज और 1 रुपीज। तो मतलब कि इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं, है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि एक्स, ठीक है, वाई तथा जेड का विक्रय मूल्य, एक्स वाई तथा जेड का विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और इसको हम लोग शॉर्टकट में एसपी लिखेंगे, ठीक, सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। वो कितना दिया है, वो दिया है 2.5, 1.5 और 1 रुपीज। तो एक काम करते हैं, इसको मैट्रिक्स के मतलब बीज, क्वेश्चन में कहा गया कि अवयव बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए, है ना। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय का, ठीक, कुल आय अवयव बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको मैं अवयव के रूप में लिख देता हूँ, है ना। अवयव के रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, ठीक। ये मैंने अवयव के फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है कि मुझे कुल आय निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये कितने वस्तुएं बेची गई, ठीक है, मार्केट वन में। ये टेबल उसका दिया, ठीक, कि मार्केट वन में आपका जो वस्तु एक्स है वो 10,000 पीसेस बेची गई, है ना, 10,000 उसकी क्वांटिटी थी, वो बेची गई। ये 2,000 बेची गई, ये 18,000 बेची गई, ठीक। अब जरा यहाँ पे समझो कि हर एक यहाँ पे जितने भी क्या कहते हैं कि हर एक मटेरियल है, ठीक, जो भी यहाँ पे वस्तुएं हैं उनका दाम दिया गया, ठीक, एक का दाम दिया गया। ये जो आपका एक्स वस्तु है इसका एक का दाम है 2.5 रुपीज, और वाई का है 1.5 रुपीज, ठीक, और जेड का है कितना, 1 रुपीज। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ओवरऑल प्राइस निकालना है कि मार्केट वन में, ठीक है, उसे उसे कितना कितना आय हुआ, मतलब कितने रुपए उसने कमाए, ठीक है, बेचकर। और मार्केट टू में उसने कितने रुपए कमाए, ठीक, ये सारी वस्तु बेचकर। अब जरा यहाँ पे समझो करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि जैसे मुझे यहाँ पे ये वस्तु का दाम दिया है, ठीक, अगर मैं इस वस्तु को इसके दाम से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि इस वस्तु को बेचने पर कितने रुपए प्राप्त हुए, ठीक। इसको जरा ऐसे समझो कि मान लो कि ये मार्कर है, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये मार्कर, इस मार्कर का जो दाम है, ठीक है, एक का दाम मान लो 10 रुपए है ना। वैसे 10 रुपए होता नहीं है, ठीक, लेकिन 10 रुपए है एक मार्कर का दाम। अब इसके बाद मैं ये कहूं कि मेरी एक कंपनी, ठीक है, उस कंपनी में मैंने 1,000 पीसेस, ठीक है, 1,000 पीसेस इस मार्कर के बनाए और उसको मैं ले जाकर किसी पर्टिकुलर मार्केट में उसको सेल कर रहा हूँ, ठीक, उसको बेच रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी मार्केट में गया, ठीक है, और इसके 1,000 पीसेस वहां पे जाकर बेचे और एक का दाम इसका 10 रुपए है। तो अब जरा ये बताओ टोटल मुझे कितने रुपए आए हुए। तो मैं क्या कहूंगा, मैं सिंपल से कहूंगा कि भाई एक का दाम अगर 10 रुपए है और टोटल मैंने 1,000 पीसेस बेचे हैं, तो टोटल जो मुझे क्या कहते हैं कि इनकम हुई, ठीक है, जो मुझे क्या कहते हैं कि प्राप्त हुआ, वो कितना हुआ, वो हुआ मुझे 10, मतलब मार्कर का प्राइस, ठीक है, इंटू 1,000 पीसेस, ठीक है, जितने पीस हमने बेचे टोटल कितना आ गया, टोटल आपका आ गया 10,000, ठीक। वही काम यहाँ भी करना है कि समझ लो ये आपका मार्कर एक्स है, ये आपका मार्कर वाई है, ये आपका मार्कर जेड है, ठीक, या फिर ये रेड है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है ना, अलग अलग तरह के हैं। तो ये 10,000 पीसेस ये बिके, एक का दाम कितना है 2.5 रुपया। तो मतलब कि मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा, है ना, तो मुझे मार्केट वन में पता चल जाएगा कि एक्स के कितने रुपए प्राप्त हुए, इसी प्रकार वाई के, इसी प्रकार जेड के, ठीक। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पे करना क्या है, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, क्या निकालना मुझे, कुल आय, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रत्येक बाजार में प्राप्त कुल आय।
एक बाजार में प्राप्त ठीक कुल आय। तो आय के लिए क्या करेंगे, ठीक इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स के रूप में तो सजाते हैं, है ना। तो बराबर देखो कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसको मैं मैट्रिक्स के रूप में लिखूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है, 2,000, 18,000, है ना, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे ये 20,000 और यहाँ पे 8,000, ठीक। अब जरा देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है कितने रो है, ये आपका रहा रो 1 मतलब R1, ये रहा आपका R2, तो मतलब कि 2 रो हो गए, कॉलम कितने हैं 1 2 3, मतलब ये कितना ऑर्डर बना, ये आपका बना 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ठीक। इनटू मुझे मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 2.5 1.5 और 1, ठीक। तो अब जरा देखो कि सबसे पहले देखते हैं इसका मल्टीप्लाई संभव है या नहीं, है ना। तो मल्टीप्लाई संभव होने के लिए क्या होना पड़ेगा यहाँ पे कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 दिया है, ठीक। अच्छा इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखो ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, तो मतलब 3 रो हो गए एक कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया आपका 3 क्रॉस 1, है ना। तो अब जरा यहाँ पे देखो कि ये जो मैट्रिक्स बना हमारा, ठीक है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1, तो मतलब कि ये वाला कॉलम इस वाले रो के बराबर है, ठीक। मतलब कि क्या निकला कि यहां से इसका मल्टीप्लाई संभव है। अगर मैं इसको 3 क्रॉस 1 का ना बना के 1 क्रॉस 3 का लिखता, है ना, तो गुणा नहीं हो पाता, है ना, हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, तो हम आंसर ही नहीं निकाल पाते। इसलिए इस ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपका मल्टीप्लाई होगा अथवा नहीं होगा, ठीक। मतलब इसका मल्टीप्लाई संभव है। अच्छा जो निकल के आएगा उसका रिजल्ट क्या बनेगा, उसका रिजल्ट बनेगा 2 क्रॉस 1, तो मतलब 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहां से निकल के आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने में देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इससे करना है ना, तो मतलब कि 10,000 गुणे 2.5, ठीक। यहाँ पे देखिएगा 10,000 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। तो 10,000 गुणे 2.5 मतलब कि एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, है ना, तो मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 25,000, तो यहाँ पे आपका आ गया 25,000, ठीक है, प्लस 2,000 गुणे 1.5, ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो चला गया तो कितना बचा 200 गुणे 15, तो 15 दूना 30, तो मतलब ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 3,000, ठीक। चलो इसके बाद 18,000 गुणे 1, तो मतलब कितना आ गया, प्लस में आपका आ गया 18,000, ठीक। ये चीज समझ में आई। अच्छा अब इसका मल्टीप्लाई, है ना, नीचे वाले का इससे करेंगे, तो 6,000 गुणे 2.5, एक जीरो से ये दशमलव कट गया तो कितना आ गया 600 गुणे 25, तो मतलब 25 छन, है ना, 25 पंचे 125, 25 छन 150, तो 150, ठीक है, और 2 जीरो साथ में, तो मतलब ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 15,000, ठीक है, प्लस 20,000 गुणे 1.5, एक जीरो से ये दशमलव कट गया कितना बचा 2,000 गुणे 15, तो 15 गुणे 2,000 मतलब 15 दूना 30, और ये 3 जीरो पहले से, है ना, 30,000, ठीक, ये आपका आ गया, प्लस 8,000 गुणे 1, तो मतलब कितना आ गया 8,000, है ना। अब यहां पे देखो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 25 3 28, 28 और 18 कितना आ गया 46,000, तो 46,000 हमारा यहाँ से आ गया। अच्छा यहाँ पे कितना है 15 30 45, 45 और 8 53, 53,000, ठीक। तो मतलब कि ये निकला कि जो बाजार 1 से हमें टोटल आय प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 46,000, और बाजार 2 से कितना प्राप्त हुआ 53,000, है ना। तो ये आपका हो गया मार्केट 1 के लिए, है ना, मार्केट 1 के लिए, और ये आपका कितना हो गया, ये हमारा हो गया मार्केट 2 के लिए, ठीक। इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि मैट्रिक्स के रूप में दे रहा है कि अलग करके दे रहा है ना। इसका आंसर मैं देख लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 32, है ना, विविध प्रश्नावली 3 का, तो विविध प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 32।
है ना, अलग अलग करके दे रहा है, ठीक। तो वैसे लिख लेते हैं हम लोग भी। तो यहाँ पे फिर इसके बाद जो आपको नोट करना है ना, वो हमें नोट करना है कि बाजार 1 में, है ना, इसके बाद मैं लिख रहा हूं कि बाजार 1 में कुल आय बराबर, देखो बाजार 1 में कितना मिला मुझे, 46,000, ठीक, 46,000 रुपए। बाजार 2 में कुल आय बराबर कितना निकला, 53,000 रुपए, ठीक। ये बात समझ में आई। चलो, तो पहला पार्ट आपका हो गया। बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक की लागत, ठीक है, कॉस्ट आपका दिया है, तो कुल लाभ, ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखो, ये हमारा कंप्लीट हुआ। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक, पार्ट नंबर बी। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब के बाद प्रत्येक की लागत दी है, ठीक है, कॉस्ट दी है। अब यहां पे देखो पार्ट नंबर ए में, मतलब कि ये चीज, ये आपका क्या दिया, ये आपका दिया है विक्रय मूल्य, ठीक है, मतलब कितने में बेचा जाता है, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है आपका पार्ट नंबर बी में, आपका दिया है, ठीक, पार्ट नंबर बी में आपका दिया है कॉस्ट दी है, ठीक, मतलब कि कितना उसका बना, ठीक। मतलब मैं ये कहूं कि बनाने में, ठीक, बनाने में मुझे जो ये इस मार्कर को बनाने में जो मेरा खर्चा लग रहा है, ठीक, एक मार्कर बनाने में जो मेरा खर्चा लग रहा है, वो लग रहा है मान लो 7 रुपए, ठीक है। और मैं बेच कितने पे रहा हूं, मैं बेच रहा हूं 10 रुपए पे। मतलब कि ये जो 7 रुपए इसको बनाने में लगे, ठीक, तो ये इसका क्या लगा, ये इसका लगा कॉस्ट प्राइस, मतलब कि इसका दाम है ना, वस्तु का दाम, ठीक। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक की लागत, ठीक, कॉस्ट। तो ये समझ लो ये मार्कर का, ठीक है, मार्कर के लिए हमने मान लिया, तो मार्कर की कॉस्ट प्राइस है कि मतलब मुझे एक मार्कर बनाने में 7 रुपया लगा। अच्छा, अब जितना रुपया मुझे लगा, जाहिर सी बात मैं कुछ ना कुछ मुनाफा कमाऊंगा, ठीक, तभी तो मेरा प्रॉफिट होगा, है ना। ऐसे तो है नहीं कि 7 रुपए लगा तो मैं इसको 5 में बेच दूंगा अपना घाटा करके, नहीं, है ना, कुछ ना कुछ मुनाफा कमाता है दुकानदार। तो मैंने क्या किया कि इसमें 3 रुपए मैंने बढ़ा दिया, है ना। तो 3 रुपए बढ़ा के जब मैंने बेचा, तो ये मेरा क्या निकला, ये मेरा निकला सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब ये हुआ कि मैंने इतने में बेची है ये वस्तु, ठीक। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, ठीक, इसको रिलेट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये तो हमारा जो दिया है, ठीक है, ये हमारा जो दिया है, ये हमारा दिया क्वेश्चन में, ठीक, ये हमारा लिखा है कॉस्ट प्राइस, नहीं सॉरी सेलिंग प्राइस, है ना, कि ये बेचने पे हमें इतना प्राप्त होता है। और यहाँ पे पार्ट नंबर बी में आपका दिया कॉस्ट प्राइस यहाँ पे, तो मतलब कि ये आपका दिया है सेलिंग प्राइस, मतलब कि ये हमारा दिया है विक्रय मूल्य, ठीक। और पार्ट नंबर बी में आपका दिया है क्रय मूल्य, है ना, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे दिया है यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक की लागत, है ना, लागत मतलब कि कॉस्ट प्राइस, इसको मैं शॉर्टकट में सीपी लिख देता हूं, है ना, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपका दिया है 2 रुपीज, 1 रुपीज और 1.5 रुपीज, है ना। तो अब देखो यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस, तो लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका, एक्स का, है ना। तो एक्स का जो कॉस्ट प्राइस दिया है, मतलब एक्स का जो लागत दिया है, वो क्रमशः दिया 2 रुपए, ठीक है। वाई का जो दिया है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई, वाई का कितना दिया, वाई का दिया है 1 रुपीज, ठीक। और कॉस्ट प्राइस ऑफ जेड, जेड का कितना दिया, जेड का आपका दिया 50 पैसे, मतलब कि 50 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 रुपए, है ना, ये आपका दिया गया है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि टोटल लाभ, है ना, टोटल लाभ कितना प्राप्त हुआ। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालने का देखो सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे कि अभी भी मैंने इसका उदाहरण लिया, ठीक, मार्कर का। फिर से इसी मार्कर पे आते हैं कि मैंने ये कहा कि मार्कर की जो लागत है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, वो है 7 रुपए, ठीक। इसके निर्माण में जो खर्चा आता है वो 7 रुपए का आता है। अच्छा, मैं जो इसको बेच रहा हूँ वो बेच रहा हूँ 10 रुपए में, ठीक, मैं कितने बेच रहा हूँ 10 रुपए में। तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, एक मार्कर को बेचने पे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि इस सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकाल दूं तो मुझे इसका मुनाफा पता चल जाएगा। तो मतलब कि मैं
कितने रुपए बढ़ा के बेच रहा हूँ मैं, 3 रुपए बढ़ा के बेच रहा हूँ, है ना। 10 माइनस 7 बराबर 3 रुपए। तो मतलब मुझे जो लाभ हो रहा है, ठीक, मुझे लाभ हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है, 3 रुपए का हो रहा है। तो मैंने किया क्या, मैंने ये किया कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकाल दी है, ठीक, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दी। तो मतलब कि मैं सीधा सीधा यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, ठीक। मुझे क्या यहाँ पे अर्थ निकला, मुझे ये अर्थ निकला कि अगर हम किसी भी टाइम, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें हमेशा क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, लाभ, मतलब कि प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालने में हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अब मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है, ठीक। कॉस्ट प्राइस आपका ये रहा, सेलिंग प्राइस आपका ये रहा। तो अब यहां से धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा होगा, क्या आइडिया लग रहा होगा, कि अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल देता तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे प्रॉफिट पता चल जाएगा। क्या प्रॉफिट पता चल जाएगा, कि जो मैंने सामान एक्स बेचा उसमें कितने रुपए प्रॉफिट है, सामान वाई जो बेचा उसमें कितने रुपए प्रॉफिट है, और सामान जेड जो बेचा उसमें कितने रुपए प्रॉफिट है, ठीक। तो अब क्या निकालते हैं, प्रॉफिट। तो यहां पर मैं निकाल रहा हूं कि प्रॉफिट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का लाभ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है 2.5 माइनस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 2, मतलब कितना आ गया 0.5 रुपया, ठीक। अच्छा, प्रॉफिट ऑफ वाई, वाई का निकाल देते हैं, ये भी आपका एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 1.5 माइनस 1, तो कितना आ गया आपका, ये भी फिर से 0.5। नेक्स्ट जेड का निकाल लेते हैं हम। तो जेड के लिए भी क्या लिखूंगा मैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 1 माइनस 1/2, मतलब कि 0.5 फिर से आ गया, है ना। तो जो तीनों सामान है, ठीक, एक्स वाई तथा जेड, उसको बेचने पर मुझे कितने कितने रुपए का लाभ मिल रहा है, 0.5 0.5 0.5, ठीक। मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल कितना प्रॉफिट प्राप्त होता है। अब मैं क्या करूंगा कि एक्स को बेचने पर मुझे 0.5 रुपया मिल रहा है, एक को बेचने पे, है ना, एक मतलब एक्स जो सामान है उसको बेचने पे 0.5 रुपए। तो जब मैं इतने सामान बेचूंगा मार्केट 1 में जाके, तब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मुझे मार्केट 1 में कितना लाभ हुआ और मार्केट 2 में कितना लाभ हुआ। मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है ना, मार्केट 1 प्लस मार्केट 2 का। तो इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसका काम खत्म हो गया, ये मेरे काम की चीज है ना, तो इसको मैं लिखे रहता हूं। तो इसके बाद मैं लिखूंगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब मैं लिखने जा रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब कि कुल लाभ, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या करूंगा, इस वाली मैट्रिक्स से इस वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारा आया 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 2,000, नहीं 20,000, ये आपका 8,000, ठीक है, इनटू दिस, है ना, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 और ये 0.5, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना। तो अब देखो जरा ऑर्डर जरा मैच कराते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 3 कॉलम, तो मतलब ये आपका होगा 2 क्रॉस 3, यहाँ पे 3 रो और 1 कॉलम, तो ये आपका हो गया 3 क्रॉस 1, ठीक। तो ये वाला कॉलम इस वाले रो के बराबर है, मतलब कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपका संभव है, ठीक है। इन दोनों को जब मैं गुणा करूंगा तो कितने ऑर्डर का आएगा, ये आपका आएगा 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं इसको, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब जरा देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है ना। तो 10,000, ठीक, गुणे 0.5, है ना। तो देखो एक 0 दशमलव कट गया, ठीक है, 1,000 गुणे 5 कितना आ गया 5,000, प्लस एक 0 से दशमलव यहाँ पे कट गया, ठीक है, 200 गुणे 5, है ना। तो मतलब 2 पंचे 10, तो ये आपका कितना आ गया 1,000, प्लस एक 0 से ये दशमलव यहाँ कट गया, तो कितना आ गया 1800 गुणे 5, तो मतलब 18 पंचे 90 और 2 0 अलग, तो मतलब कि ये आपका हो गया 9,000, ठीक। इसकी बात करते हैं, तो 6,000 गुणे 0.5, मतलब कि एक 0 से दशमलव यहाँ पे कटा, कितना है 600 गुणे 5, तो 600 गुणे 5 कितना आ गया 3,000, प्लस एक 0 से दशमलव ये कट गया, ठीक है, तो 2,000 गुणे 5,
है ना, तो मतलब कि ये आपका कितना आ जाएगा 2000 गुणे 5 मतलब कि 10,000 प्लस ये जीरो से ये दशमलव ये काटा तो 800 गुणे 5, तो 800 गुणे 5 कितना आ गया 8 5 40 मतलब कि 4000। ठीक, ऐड कर लेते हैं सबको, तो 10 5 15 15 9 कितना हो गया 19,000 और 10 3 13 13 और 4 कितना हो गया 17,000। तो मतलब कि जो मार्केट 1 से मुझे प्रॉफिट मिला वो मिला मुझे 19,000 का मुनाफा मिला, और मार्केट 2 से मुझे कितना मिला 17,000 का मिला। ठीक, तो इसका आंसर मैच करा लेता हूं मैं। ठीक, 1 मिनट, 15,000 17,000 कहीं गलत किया क्या? तो 10,000 गुणे 0.5 है ना, तो मतलब ये दशमलव दशमलव कट गया। ठीक है, तो 1,000 गुणे 5 5,000। अच्छा, ये दशमलव से ये दशमलव कट गया, तो 200 गुणे 5 2 पंचे 10 1,000 प्लस ये दशमलव जीरो से ये दशमलव कट गया, तो 1800 गुणे 5 तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 तो जीरो लग से है ना, सही तो है। तो 10 5 15 15 और 9 कितना हो गया, अरे सॉरी 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 10 नहीं है ना, ये 1,000 है। ठीक है, 1,000 है। देखो ये आपका कितना हो गया, ठीक है 5,000 और 1,000 6,000 और 9 6 कितना 15,000। ठीक, 15,000। अब आपका सही है, मतलब कि मार्केट 1 से मुझे कितने का लाभ हुआ 15,000 का, मार्केट 2 से कितने का लाभ हुआ 17,000 का। तो इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि मार्केट 1 से कुल लाभ बराबर 15,000 रुपए। ठीक है, मार्केट 2 से कुल लाभ बराबर 17,000 रुपए। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलो, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग पहले ही देख चुके थे, 33 देखे थे, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका कह रहा है कि अवयव x ज्ञात कीजिए, है ना, और यहाँ पे x लेकिन दिया नहीं है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिया है ना, x दिया है 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 -7 -8 -9 और 2 4 6 2 4 6, है ना। अब यहाँ पे देखो मुझे अवयव x निकालना है ना, मतलब पूरे के पूरे मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स निकालना है। मैट्रिक्स का मुझे आता पता नहीं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना, कि मैं यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर लूँ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर लूँ, है ना, या फिर 2 क्रॉस 3 ऑर्डर लूँ, क्या लूँ। तो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि अच्छा ये जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा ये किस ऑर्डर का मिलेगा। ऑर्डर ऑफ कैसे निकालेंगे, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक, ध्यान से समझो। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स आपका दिया, ठीक, इसका ऑर्डर हम लोग चेक करते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 2 रो है 3 कॉलम है ना, 1 2 3, तो मतलब इसका जो ऑर्डर हुआ ये बना हमारा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ठीक, अच्छा यहाँ पे भी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो मतलब ये भी आपका क्या बना 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अब जरा कायदे से समझिए इसको। मान लो कि दो मैट्रिक्स है, एक हमारा मैट्रिक्स ए है, ठीक, इसका जो ऑर्डर है मैं कह रहा हूं कि ये जो ऑर्डर है आई क्रॉस जे ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ठीक, एक कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है, ठीक, एक कोई दूसरा मैट्रिक्स क्या है बी है। इसका जो ऑर्डर ले रहा हूं मैं, इसका जो ऑर्डर ले रहा हूं जे क्रॉस के ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई लगाऊंगा, है ना, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई लगाऊंगा, है ना, ये मैंने मल्टीप्लाई लगा मैट्रिक्स जो बनेगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई लगाने क्या बनेगा ए बी मैट्रिक्स एक आपका बनेगा। ठीक, तो अब जरा यहां समझो, ये जो दोनों मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लाई कब संभव है, जब यहाँ पे ये जो कॉलम है इस रो के बराबर हो जाए। ठीक, देखो यहाँ पे जे और जे बराबर है, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई संभव है। अच्छा, जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई। मतलब ये जो मुझे ए बी मैट्रिक्स मिला इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा आई क्रॉस की। ठीक है, आई क्रॉस की ऑर्डर का, है ना। अब ये जो प्रोसेस मैंने पूरा किया, ठीक है, ये जो प्रोसेस मैंने किया है इसको जरा उल्टा समझो, उल्टा, है ना, पीछे समझते हैं।
अब जरा ये समझो थोड़ी देर के लिए, ये जो आई क्रॉस जे ऑर्डर है, ठीक, अभी के लिए मुझे नहीं पता, ठीक, अभी के लिए मुझे नहीं पता कि इसका ऑर्डर कितना है, ठीक, ये चीज मुझे नहीं पता, लेकिन इसका ऑर्डर मुझे पता है, ठीक। तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका ऑर्डर निकालने के लिए क्या करूंगा, अब जरा मैं उल्टा सोचूंगा। उल्टा कैसे सोचेंगे, मैं ये सोचूंगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी संभव हुआ होगा जब यहाँ पे ये जो इसका रो है और यहाँ पे जो मैट्रिक्स रहा होगा उसका कॉलम दोनों बराबर रहा होगा। मतलब कि इसका ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी संभव हुआ होगा कि जब यहाँ पे ये जो इसका रो है, यहाँ पे जो इसका कॉलम है वो उसके बराबर रहा होगा। तो मतलब कि यहाँ पे जे तो दोनों बराबर होंगे, है ना, जे तो दोनों बराबर होंगे, ये तो मुझे पता चल गया। अब दूसरी चीज मैं क्या सोचूंगा, दूसरी चीज मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पर वही संख्या होती है जो संख्या यहाँ पर होती है नंबर 1 पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 पे कितना है, नंबर 1 पे यहाँ पे आई है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा, है ना। अब देखो सारी चीजें प्रॉपरली एकदम फिट हो गई। कैसे कि ये जो क्या कहते हैं कॉलम है, ये जो रो है इसके बराबर हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई से ऑर्डर क्या निकला, आई क्रॉस के का, ठीक, आई क्रॉस के का ऑर्डर निकला। अब ये जो पूरा तिकड़म मैंने यहाँ पे बताया इसको यहाँ पे फिट करते हैं, है ना। यहाँ पे कैसे फिट करेंगे, अब जरा सुनो कि सबसे पहले इसका और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई तभी संभव हुआ होगा जब यहाँ पे ये जो कॉलम है, ठीक, सॉरी यहाँ पे ये जो रो है और यहाँ पे जो मैट्रिक्स का आपका कॉलम है उसके बराबर रहा होगा। तो मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपका रहा होगा, ठीक, जो मैट्रिक्स यहाँ पे रहा होगा, तो यहाँ पे अगर 2 है, ठीक, तो ये आपका कॉलम है, यहाँ पे जो भी रहा होगा उसके रो के बराबर रहा होगा, है ना। तो अब जरा यहाँ पे समझो, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, यहाँ पे जो आपका रो है, यहाँ पे जो कॉलम है उसके बराबर रहा होगा, है ना, ये चीज हमने देख ली। तो यहाँ पे मतलब 2 निकला। अब मुझे ये पता चले कि यहाँ पे जो नंबर 1 पे आता है, यहाँ पे जो नंबर 1 पे आता है वो दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे कितना रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर 1 पे कितना है, 2 है, मतलब कि यहाँ पे भी कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। तो इसका मतलब ये निकला पूरी कहानी से कि जो मैट्रिक्स यहाँ पे मुझे मानना है, ठीक, जो मैट्रिक्स यहाँ पे मुझे मानना है उसका ऑर्डर मुझे कितना लेना है, उसका ऑर्डर मुझे लेना है 2 क्रॉस 2 का, ठीक। सारी चीजें चेक करते हैं कि सब चीज यहाँ पे फिट बैठ रही है कि नहीं, है ना। तो देखो ये यहाँ पे कॉलम, ये यहाँ पे रो के बराबर है, ठीक, मतलब सही है। जो गुणा होगा, ठीक है, तो इन दोनों का गुणा होगा, तो इन दोनों का गुणा होगी कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो देखो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक, मतलब कि हमारी सारी चीजें यहाँ पे क्या है, एकदम फिट है ना। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या चीज, है ना, कि माना, है ना, माना अवयव, ठीक है, कैपिटल एक्स बराबर, है ना, 2 क्रॉस 2 का मुझे लेना है, तो उसमें मतलब कितने एलिमेंट होंगे, 4। तो कैपिटल एक्स बराबर ए बी सी इंटू डी, है ना। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लिया हमने। इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू जब मैं रखूंगा ए बी सी डी, है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9, ठीक है, 2 4 और ये 6, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, है ना। ये 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 3 और ये भी आपका 2 क्रॉस 3। तो इस वाली रो का इस वाले कॉलम से एक बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो a इंटू 1 मतलब a, ठीक है, प्लस 4b, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3a प्लस 6b, है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे होगा तो c प्लस 4d, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2c प्लस 5d, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3c प्लस 6d, और बराबर में आपका चल रहा है -7 -8 -9 2 4 6, ठीक, ये आपका चल रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो कंपेयर कर लो, है ना। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ऑन कंपेयरिंग, है ना। तुलना जब करेंगे तो a प्लस 4b बराबर किसके आएगा, -7, है ना। a
a प्लस 4b बराबर किसके -7 की। इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा 2a प्लस 5b बराबर किसके आ जाएगा -8 के। 2a प्लस 5b बराबर किसके आ गया -8 के, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा यहाँ पे देखो, दो समीकरण है और दो इक्वेशन है, मतलब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू पता चल सकती है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, है ना, कोई भी ले लो फर्क नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कहते हैं घटा दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे घटा रहा हूं, तो ये कितना हो गया देखो, ये आपका हो गया 2a प्लस 8b बराबर कितना आपका -40, है ना। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये माइनस ये आपका प्लस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 5 - 8 मतलब कि -3b बराबर 14 में से 8 गया कितना आया 6, तो मतलब b बराबर यहाँ से कितना आ गया, b की वैल्यू आ गई आपकी -2, है ना। b की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 1 में, तो 1 में जब रखूंगा, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है a प्लस 4 इंटू b की वैल्यू कितनी है -2 बराबर में कितना दिया आपका -7, है ना। सॉल्व करते हैं इसको, तो a -8 बराबर किसके, a -8 बराबर -7 के, तो a बराबर कितना आ जाएगा -7 प्लस 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई आपकी 1, है ना। a और b हमें पता चल गया। अब इसी प्रकार तुलना करके c और d निकाल लेते हैं, है ना। तो फिर से मैं तुलना कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ देखो, तुलना जब करेंगे तो c प्लस 4d बराबर किसके आ जाएगा, बराबर आ गया आपके 2 के, और यहाँ पे ठीक ये आपका समीकरण नंबर 3, और 2c प्लस 5d 2c प्लस 5d 2c प्लस 5d बराबर किसके आ गया 4 की। फिर मैं क्या करूंगा, इसका नाम समीकरण 4, है ना। इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें फिर से घटा दूं, तो यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई लगाया तो देखो कितना आ गया 2c प्लस 8d बराबर 4 दूनी 8, है ना, माइनस 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 ये से कैंसिल, ये आपका आ गया -3d बराबर ठीक माइनस, एक मिनट ठीक है, c प्लस 4d बराबर 2, 2c प्लस 5d बराबर किसके 4 की, तो c प्लस 4d बराबर आपके 2 है ना, c प्लस 4d बराबर 2, 2c प्लस 5d बराबर किसके 4 है ना, ये इसका नाम समीकरण 3। तो इन दोनों काटने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2c प्लस 4 दूनी 8, 8d बराबर 2 दूनी 4, है ना, ये यहाँ पे गलती 2 दूनी कितना हुआ 4, है ना। अब देखो यहाँ पे, तो ये भी आपका कट गया, तो मतलब इधर कितना आ गया 0, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d बराबर आपका आ गया 0, तो d का मान समीकरण 3 में रखते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा c प्लस 0 बराबर किसके 2 के, तो c बराबर किसके आ गया 2, मतलब मुझे ABCD मिल चुके है ना। तो आपका क्या आ गया मैट्रिक्स, सब वैल्यू कहाँ पे रख देते हैं, सभी x वाले मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आव्यूह, ठीक है, कैपिटल X बराबर ABCD था आपका, तो A की जगह कितना है 1, B की जगह कितना है -2, C की जगह कितना है 2 और D की जगह कितना है 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। आंसर इसका मैच करा लेते हैं। ठीक, तो 1 - 2 2 तो ये हमारा इस प्रकार से आज, है ना, आव्यूह आपका खत्म हो गया। अब आव्यूह के बाद जो अगली एक्सरसाइज हमें देखनी है, ठीक इसी पर बेस्ड है सारणी। सारणी जो है ठीक एनसीईआरटी में तो आपका ठीक ठाक दिया है ना, ज्यादा उतना डिटेल में नहीं दिया, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ठीक डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की इस किताब में बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये दिया है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और इसको मैं मेरे ख्याल से अगर मैं इसको कवर करूं ठीक है ऑनलाइन लेक्चर से, तो कम से कम 20 लेक्चर इसके आएंगे, है ना। तो 20 लेक्चर में ये समझ लीजिए कि आपका पूरा कवर हुआ है ना, 4G तक दिया है। और इसका जो वेटेज होता है, एग्जाम में वो कितना होता है, लगभग 10 नंबर का आता है ना, 8 से 10 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्रूव करने में, और एक आध क्वेश्चन और आ जाता है बड़े क्वेश्चन में। तो दोनों एक ही जैसे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 3 के खत्म होने के बाद चैप्टर नंबर 4 ठीक है सारणी अगले लेक्चर में लेके आऊंगा, और वहां पे हम इसको कायदे से समझेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।